हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई के जो चैप्टर हैं सिविक्स के फर्स्ट, वो उसका नाम है पावर शेयरिंग। उसको हम एक अच्छे डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम से बड़ा कुछ नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम से ही हमें अर्थ का मालूम पता चल जाता है। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है? शेयरिंग का अर्थ होता है डिवीज़न, बंटवारा। तो पावर शेयरिंग मतलब डिवीज़न ऑफ पावर, पावर का बंटवारा। देखिए, हमारे घर में भी जैसे कि देखते होंगे कि हम पापा हमारे कुछ पावर बहन को देते हैं, कुछ पावर भाई को देते हैं, कुछ पावर दादाजी को, कुछ पावर मम्मी को देते हैं। जो सभी पावर है वो एक हाथ में नहीं रहते हैं। यदि पावर एक हाथ में रहेंगे तो उससे क्या होगा? एक तरह का डिक्टेटरशिप हो जाएगा, एक तरह का तानाशाही हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हम सभी फ्रेंड्स हैं और हमें सभी पावर हमारे पास है कि तुम कब खाओगे, तुम कब खेलोगे, तुम कैसे रहोगे, ये सभी जो डिसीजन लेने का जो पावर है वो हमारे पास है। तो क्या आप सही से रह पाओगे? नहीं ना। तो आपके पास भी कुछ पावर होना चाहिए ना, कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर सके। तो इसी चैप्टर में यही हम समझने वाले हैं कि आखिर में पावर शेयरिंग है क्या। तो पावर शेयरिंग कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन पीपल्स, गवर्नमेंट, लोगों के बीच, सरकारों के बीच, कम्युनिटी के बीच जो होता है, यही क्या कहलाता है? पावर शेयरिंग। तो चलिए हम आगे की बात देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। वी नो दैट लास्ट ईयर दैट इन डेमोक्रेसी ऑल पावर डजंट rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। कह रहा है, देखिए हमने लास्ट ईयर जो डेमोक्रेसी का टूर शुरू किया था उसको हम जारी रखेंगे इस क्लास में। जो अब देखिए, डेमोक्रेसी में जो हमने पिछला साल पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में सभी पावर एक हाथ में नहीं रहती है। इन डेमोक्रेसी ऑल पावर डजंट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के किसी एक अंग में मतलब के पास पावर रेस्ट नहीं रहती है, सभी के पास पावर होती है। ऑर्गन के, गवर्नमेंट के ऑर्गन के पास अलग अलग पावर, जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन हैं उनके पास अलग अलग क्या है? पावर है। पॉलिटिकल पावर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो गया। तो ये है। देखिए, जो एक इंटेलिजेंट शेयरिंग होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, एक बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के डिज़ाइन के लिए। यदि अगर तीनों का पावर अगर तरीके से होता है तो जो डेमोक्रेसी का डिज़ाइन है हमारा देश का, जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेजिस्लेचर क्या हुआ? पार्लियामेंट, जो हमारे देश के लिए क्या बनाती है? कानून। इनमें कौन कौन आता है? एमपी, एमएलए। अब देखिए एग्जीक्यूटिव, देखिए जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जो या कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? एग्जीक्यूटिव में। राष्ट्रपति भी एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं। वो संसद के भी हिस्सा होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव के भी हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी होते हैं। अब देखिए, वही एग्जीक्यूटिव क्या बन जाते हैं? एमपी या एमएलए। ठीक ना, क्या बनते हैं? एमपी या एमएलए। अगला है जुडिशियरी, इसे हम हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। जो कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस जो कोर्ट है जो न्याय देने का काम करती है, इसे क्या कहते हैं? जुडिशियरी। तो इन तीनों के बीच अगर यदि अच्छा पावर शेयरिंग होगा, एक सुयोजित तरीके से यदि पावर का बंटवारा होता है, तो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा है। हमारे देश का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसके लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। सपोज कीजिए कि यदि सभी पावर लेजिस्लेचर के पास अगर आ जाए, जो संसद जो हमारी कानून बनाती है हमारे देश के लिए, सभी पावर उन्हीं के पास आ जाए, तो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कानून बना देंगे उल्टा सीधा, जो हमारे देश के हित में नहीं है। लेकिन जुडिशरी को भी पावर दिया गया है ताकि उसका क्या कर सके? देखभाल कर सके। उसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, किसी लॉज का, किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो इसे करने के लिए मतलब हर जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों के अलग अलग काम है। यदि अगर एक ऑर्गन के पास पावर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? देश के लिए ठीक नहीं होगा। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेसी है इसके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक ना। तो चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इन दिस चैप्टर इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। हम इस और अगले 2 चैप्टर में यही जो डेमोक्रेसी का आइडिया, जो पावर शेयरिंग का आइडिया है, जो विचार है, उसी के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो स्टोरी है वो 2 कंट्री से शुरू होता है। एक है
बेल्जियम, एक दूसरा है श्रीलंका। तो ज़्यादा चैप्टर में कुछ है नहीं, चलिए हम सीधा चलते हैं आगे, ठीक है ना। वो ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था। देखिए लिखा हुआ है बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन्हीं दो स्टोरी को हम समझ के आगे जो पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम समझेंगे। देखिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को लोग मजाक समझते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमें एक आइडिया देती है कि कैसे हमें समझना है किस चीज़ को। आप नो डाउट कि आप कोई भी बुक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ जाती है, लेकिन एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वैल्यूएबल बुक है, इसको आपको पढ़ना ही चाहिए। तो इसे पढ़ेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, आगे के लेक्चर को। वीडियो तो हमारा शुरू हो ही चुका है ना, तो आगे के लेक्चर को हम देखते हैं। देखिए लिखा हुआ बेल्जियम एंड श्रीलंका, इन्हीं दो कंट्री के स्टोरी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए कह रहा है बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है एक छोटा कंट्री है, कहाँ पे? यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम। इसका जो एरिया है वो हमारे जो भारत देश है उसका जो हरियाणा स्टेट्स है उससे भी छोटा है। जो हमारा हरियाणा है उससे भी छोटा है उसका एरिया, किसका? बेल्जियम का। इसका जो बॉर्डर्स है वो किससे लगता है? फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्जमबर्ग। इनका जो बॉर्डर्स है वह 4 देशों से लगता है, वो है फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्जमबर्ग। यदि आपको जर्मनी बेल्जियम के बारे में कुछ भी लिखने के लिए बोला जाए एग्जाम में, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं कि जो बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, जिसका जो पॉपुलेशन है, जो एरिया है वो हरियाणा से भी क्या है? छोटा है, कम है। और इनका जो बॉर्डर लगता है वो लगता है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड लक्जमबर्ग। इनका जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि हरियाणा के आधा, ठीक ना। अब देखिए जो छोटा कंट्री है बेल्जियम, इसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? देखिए कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। देखिए और फ्लेमिश रीजन क्या है और वालोनिया रीजन क्या है, हम देखते हैं मैप में। देखिए ये दिख रहा है आपको मैप, बेल्जियम का मैप है। देखिए ऊपर दिख रहा है वो येलो, नीचे रेड। तो देखिए ऊपर जो दिख रहा है येलो वो क्या है? फ्लेमिश रीजन, और जो रेड है वो क्या है? बैलून रीजन या बैलोनिया रीजन, ठीक ना। तो वही कह रहा है जो 59% पॉपुलेशन है वो कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में, येलो वाले क्षेत्र में, जो ऊपर मैप में देखे होंगे। तो 59% लोग कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। और कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? डच भाषा का। लेकिन जो दूसरे 40% लोग हैं वो बैलोनिया रीजन में रहते हैं, जो नीचे जो रेड से दिखाया गया है, रेड कलर से। और वो कौन सा भाषा के प्रयोग करते हैं? फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए और जो 1% लोग बच गए वो जर्मन लोग हैं, जो अलग अलग रीजन में रहते हैं। तो बैलोनिया में भी रहते हैं और फ्लेमिश में भी रहते हैं। तो आप एथनिक कंपोजिशन समझ गए कि देश का, कंट्री का, बेल्जियम कंट्री का जो 59% लोग हैं वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। और कौन से भाषा का प्रयोग करते हैं? डच भाषी लोग हैं, वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। 40% लोग बैलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। लेकिन देखिए यही जो कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन, ये ब्रसेल्स में जाके क्या होता है? और ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों होता है? देखिए यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन उसका 80%, जैसे हमारे कंट्री का जो कैपिटल सिटी वो क्या है? न्यू दिल्ली, उसी प्रकार बेल्जियम का कैपिटल सिटी क्या है? ब्रसेल्स। तो ब्रसेल्स का जो 80% लोग हैं वो बोलते हैं फ्रेंच भाषा, लेकिन जो 20% लोग हैं वो बोलते हैं, सॉरी, जो 80% लोग हैं वो तो बोलते हैं फ्रेंच भाषा, लेकिन 20% लोग क्या बोलते हैं? डच भाषा। देखिए आपको एथनिक कंपोजिशन आपको समझ आ गया। जो कंट्री में मेजोरिटी में है, जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल में क्या है? माइनॉरिटी में है। मेजोरिटी में कौन है? डच। लेकिन वही मेजोरिटी जो डच स्पीकिंग पीपल है वो ब्रसेल्स में क्या हो जाते हैं? माइनॉरिटी, क्योंकि ये 20% है और कंट्री में लगभग 59% है। तो आपको समझ आ गया। देखिए और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है जो कि कंट्री में तो 40% है, लेकिन ब्रसेल जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम का उसमें क्या? 80%। तो आपको इतनी कंपोजिशन कैसा, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है ये आपको समझ आ गया, जस्ट हमारे इंडिया की तरह। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, देखिए द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो ये दो माइनॉरिटी थे फ्रेंच भाषी लोग, ये अमीर थे और पावरफुल थे। अब देखिए एक्चुअल होता है क्या है कि हमें मतलब एक आइडिया है कि जो देश में जो मेजोरिटी है वही क्या होंगे? पावरफुल होंगे और अमीर होंगे, रिच होंगे। लेकिन ये बेल्जियम में ऐसा बात नहीं था, ये मॉडल नहीं काम नहीं किया था। जो फ्रेंच भाषी लोग थे, जो माइनॉरिटी थे, वही पावरफुल थे और अमीर थे। तो इसका विरोध किया गया किसके? डच स्पीकिंग लोगों के द्वारा कि हम लोग मेजोरिटी में, हमें ही
हमें हमें पावरफुल नहीं है, और हमें भी मतलब जो हम हैं हम रिच नहीं है और हम पावरफुल नहीं है। तो इससे क्या हुआ, और उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा मिला और एजुकेशन का जो फ़ायदा मिला डच स्पीकिंग लोगों को, उनको बाद में जाके मिला, ठीक ना। तो इससे क्या हो गया कि डच भाषी लोग थे और फ्रेंच भाषी लोग, इनके बीच क्या हो गया, एक टेंशन क्रिएट हो गया, एक टेंशन उत्पन्न हो गया 1950 से लेके 1960 के दौरान। और ये जो टेंशन था दोनों कम्युनिटी के बीच, कौन कम्युनिटी, एक फ्रेंच और एक डच स्पीकिंग लोग के द्वारा जो बीच में जो टेंशन था वो ज़्यादा ही एक्यूट था, माहौल गंभीर था, किसमें, ब्रसल्स में था। क्योंकि देखिए ब्रसल्स एक स्पेशल प्रकार का समस्या उत्पन्न कर दिया था। क्यों, देखिए जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो ब्रसल्स में क्या है, माइनॉरिटी में। तो डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी इन द कंट्री बट डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो तो मेजोरिटी में है देश में, ओवरऑल देश में, लेकिन वो कैपिटल में जो ब्रसल्स है वहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी में है। तो ये स्पेशल प्रकार का जो समस्या है वो उत्पन्न हो गया, किसके द्वारा, वो हो गया ब्रसल्स में उत्पन्न हो गया। अब देखिए इस सिचुएशन को हम कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्री, जो कि श्रीलंका, जो हमारा ही पड़ोसी देश है, एक आइलैंड नेशन है। आइसलैंड क्या होता है, जो वो नेशन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, वो क्या कहलाता है, आइसलैंड। तो श्रीलंका जस्ट ऐसा ही है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आइसलैंड कंट्री। ये जस्ट कुछ किलोमीटर पर ही है, हमारा जो तमिलनाडु के जो दक्षिणी तट है उससे कुछ किलोमीटर दूरी पर है श्रीलंका, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है। इसका जो पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़ है, जस्ट हरियाणा के ही इतना, हरियाणा का लगभग आबादी कितना है, लगभग 2 करोड़ है। उतना ही आबादी किसका है, श्रीलंका का है। अब देखिए साउथ एशिया में जितने भी देश हैं, हमारा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव्स हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल कर सकते हैं, और बांग्लादेश, ये भूटान, ये साउथ एशिया में आ जाते हैं, सार्क के कंट्री में आते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक ना। हम आगे समझा देंगे कि सार्क कौन सा कंट्री है। तो सार्क में लगभग 8 देश है, उनमें से एक कौन है, श्रीलंका भी आता है, ठीक ना, श्रीलंका भी आ जाता है। तो जितने भी साउथ एशियन देश हैं उनका जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। जैसे हमारा इंडिया में देखिए अलग अलग प्रकार के धर्म है, जाति है, भाषा है, खान पान है। तो उसी प्रकार जो साउथ एशिया में जितने भी कंट्री उनका जो कंपोजिशन है, जो डाइवर्सिटी है, बहुत ही अलग अलग है, मतलब डाइवर्सिटी है। तो उसी प्रकार श्रीलंका में भी बहुत ही मतलब डाइवर्सिटी है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। वहाँ का जो 74% लोग हैं वो सिन्हला भाषा बोलते हैं, सिन्हला भाषा बोलते हैं, और जो 18% लोग हैं वो बोलते हैं तमिल स्पीकर्स हैं। 74% वो क्या है, सिन्हला स्पीकर, जो सिन्हली भाषा का जो प्रयोग करते हैं, 18% वो लोग हैं जो तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए तमिल में भी 2 आ गए, एक तो होगा श्रीलंकन तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स। अब ये क्या है श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, आपको समझाते हैं। देखिए श्रीलंकन तमिल्स वो जो श्रीलंका के ही तमिल भाषी लोग हैं, जो श्रीलंका में के ही हैं और तमिल भाषा प्रयोग करते, तो वो क्या हो गया, श्रीलंकन तमिल। आपको श्रीलंकन तमिल समझ आ गया, जो वो पीपल जो श्रीलंका के ही हैं और तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो गया, श्रीलंकन तमिल्स। लेकिन देखिए इंडियन तमिल्स क्या है, वो तमिल्स जिनके जो पूर्वज थे, जिनके पूर्वज वो भारत से श्रीलंका लाया गया था एक प्लांटेशन वर्कर के रूप में, प्लांटेशन वर्कर के रूप में भारत से लाया गया था श्रीलंका में, बाद में जाके वहीं बस गए, तो उनके जो वंशज है वही कहलाया गया क्या, इंडियन तमिल। तो आपको समझ आएगा कि तमिल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रीलंकन तमिल्स, एक इंडियन तमिल। श्रीलंका के ही जो तमिल भाषी लोग हैं वो तो हो गए श्रीलंकन तमिल्स, एक लेकिन जो इंडियन तमिल्स वो हमें जिनके पूर्वज इंडिया के थे। तो आपको समझ आ गया। आप देखिए आप मैप में देख सकते हैं जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वह ज़्यादा कहाँ है, नॉर्थ में और ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंका के उत्तर और दक्षिणी भाग पूर्वी भाग है, उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग, उसमें कंसंट्रेटेड है ज़्यादा संख्या में। अब देखिए श्रीलंका का मैप, ये श्रीलंका का मैप है। देखिए जो ये ऊपर दिख रहा है ये येलो कलर कर सकते हैं या येलो कलर ही कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता उतना, रेड मान लीजिए। तो ये जो रेड कलर से है, और देखिए नॉर्थ में है और कहाँ ईस्ट में है, ठीक ना, नॉर्थ में और ईस्ट में है। तो हम देख सकते हैं कि जो श्रीलंका तमिल सभा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, एक है नॉर्थ में और एक कहाँ ईस्ट में है, ठीक ना। तो अब देखिए अब इसमें दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल, जो सिन्हला भाषा का जो बोलते हैं उनमें से अधिकतर लोग कौन है, बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम,
और जो तमिल भाषी लोग हैं उनमें अधिकतर कौन है, या तो हिंदूज है, या तो हिंदू है, या तो मुस्लिम है। और 7% लोग ऐसे हैं जो कि तमिल भी हैं और सिंहला भी हैं। हम सभी जानते हैं कि तमिल और सिंहला क्या एक भाषा है, और क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम बौद्ध इसका क्या है, ये धर्म है। तो 7% क्रिश्चियन जो कि तमिल भाषा का भी प्रयोग करते हैं और सिंहला भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो आप ये दोनों कंट्री का थोड़ा सिचुएशन को समझिए। देखिए बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी लोग हैं वो क्या है, मेजोरिटी में है। तो अपने मेजोरिटी होने का फ़ायदा, मतलब अपने ज़्यादा संख्या में होने का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना जो इच्छा है वो फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर थोप सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, विवाद पैदा हो सकता है, इससे पार्टीशन भी हो सकता है देश का। जैसे हमारा देश में हुआ, हमारे देश में क्या था, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश का बंटवारा का जो आधार था, बेसिस तो था, वो था धर्म, रिलीजन, हिंदू मुस्लिम के बीच। तो हमारा देश क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया, बट गया इंडिया और पाकिस्तान में। बाद में चल के पाकिस्तान भी बट गया पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जो आज का बांग्लादेश है। तो इससे क्या हो सकता है, पार्टीशन भी हो सकता है, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। अब श्रीलंका को समझिए, श्रीलंका में क्या है, जो सिंहला कम्युनिटी है उन्हें मतलब जो मेजोरिटी में होने का फ़ायदा मिला, वहाँ पे मिल सकता था, लेकिन यहाँ श्रीलंका में क्या हुआ, मिला। और ये अपना जो इच्छा है वो पूरे देश पर थोप सकते थे, क्योंकि 74% थे और क्या थे, मेजोरिटी में थे। तो अपना जो विल है वो थोप सकते थे पूरे कंट्री में। तो अब देखिए आगे चल के क्या हुआ, इन्हीं जो देखिए आगे चल के श्रीलंका में क्या हुआ, मेजोरिटेरिज्म का राइज हुआ। मेजोरिटेरिज्म क्या होता है, बहुसंख्यकवाद। हम आगे के वीडियो में समझ जाएंगे कि मेजोरिटेरिज्म क्या होता है और श्रीलंका में कैसे हुआ, इसे इनके क्या मतलब लॉस हुए, इससे क्या मतलब नुकसान हुआ श्रीलंका को, आगे के वीडियो में हम समझेंगे। तो आप समझ गए, देखिए जो सिंहला कम्युनिटी, इनको तो मेजोरिटी होने का फ़ायदा मिला, और देखिए इनको फ़ायदा मिला तो अगला जो आती है कम्युनिटी है वो तो नाराज होंगे। तो इससे क्या होगा, एक सिविल वॉर उत्पन्न हो गया, जिससे देश को, श्रीलंका को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। लगभग पूरा तरह से कंट्री बर्बाद ही समझिए हो गया। तो आगे की जो वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस पर हम यही समझेंगे कि सिविल वॉर जो था इसका मुख्य कारण क्या था, क्या है मेजोरिटेरियनिज्म, और ये श्रीलंका में कैसे काम किया, तो हम अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, टेक केयर एंड थैंक यू।